Hello students, welcome to the Singhania Education. In our last lecture, we have discussed solubility of solid into the liquid. Now we are going to discuss about factors affecting solubility of solid in liquid. बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, तो आई रिक्वेस्ट यू वॉच दिस वीडियो टिल एंड और हो सके तो आप शेयर भी करिए अपने दोस्तों को, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस वाले पार्ट का, और यहाँ से भी क्वेश्चन आता ही आता है। तो हम जानने वाले हैं कि प्रेशर, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट और टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है सॉल्युबिलिटी के ऊपर। तो फर्स्ट पार्ट हम लेंगे इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। तो देखो, प्रेशर का कोई सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि सॉलिड और लिक्विड के पार्टिकल के बीच में डिस्टेंस बहुत कम होता है। दैट इज वाई जब हम प्रेशर अप्लाई करते हैं तो थोड़ा इफेक्ट तो होता है, लेकिन वो इतना नहीं होता है कि हम उसको डिस्कस करें या उससे हमारी सॉल्युबिलिटी पे बहुत ज्यादा अंतर पड़ रहा है, हम उसको ओमिट कर सकते हैं। इसलिए हम ये मान के चलते कि प्रेशर का कोई सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं है सॉलिड की सॉल्युबिलिटी पर। हम जब गैस की सॉल्युबिलिटी पढ़ेंगे तब अलग बात होगी। अब हम आते हैं सेकंड पार्ट पर, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो यस, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पर डेफिनेटली सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है। जैसे कि हम डे टू डे लाइफ में ही देखें कि शुगर और NaCl, शुगर और सॉल्ट को हम कंपेयर करें तो सॉल्ट क्या है, हाईली सॉल्युबल है वाटर में, हाईली soluble in water। और अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो क्योंकि शुगर पोलर आयनिक कंपाउंड नहीं है, पोलर नहीं है, इसकी सॉल्युबिलिटी होती तो है वाटर में। क्यों होती है? इसका रीजन है कि शुगर में हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं जो क्या करते हैं, वाटर के मॉलिक्यूल के साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकते हैं, इसलिए सॉल्युबल तो होता है वाटर के साथ में। लेकिन जब हम कंपैरिजन करें तो ये हाईली सॉल्युबल है और ये होता है सॉल्युबल, लेकिन ये इससे सॉल्युबिलिटी को कम बताता है, इसकी सॉल्युबिलिटी इससे कम होती है। तो जो लाइक डिसॉल्व लाइक का फॉर्मूला है वही अप्लाई होता है यहाँ पर। क्या है लाइक डिसॉल्व लाइक? पोलर सॉल्वेंट में इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं आयोनिक कंपाउंड या जो पोलर कंपाउंड होते हैं, कई कंपाउंड आयनिक नहीं होते हैं लेकिन पोलर होते हैं नेचर में। इसी तरह से जो नॉन पोलर सॉल्वेंट है, नॉन पोलर सॉल्वेंट में नॉन पोलर कंपाउंड या और अच्छे से कहूं तो नॉन आयनिक कंपाउंड डिसॉल्व हो जाते हैं। तो लाइक डिसॉल्व लाइक का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होता है। अब एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे तो मैंने बता दिया, आयनिक कंपाउंड जब NaCl को डिसॉल्व करेंगे तो वाटर में हाईली सॉल्युबल होगा। इसी तरह से मैं KCl की बात करूं तो ये भी हाईली सॉल्युबल होगा। मैं अगर NaNO3 की बात करूं तो ये भी क्या होगा, हाईली सॉल्युबल होगा वाटर में। परंतु मैं ऐसा कंपाउंड लेती हूं जैसे कि एंथ्रासिन एंड नेफ्थेलिन, ये वही बॉल्स होती है जो हम वॉशरूम में रखते हैं या अपनी अलमारी में रखते हैं। दिस इज यूज्ड एज अ पेस्टिसाइड्स। तो ये पानी में सॉल्युबल नहीं होती है, जब सिंक में पड़ी होती है तो ये सॉल्युबल नहीं होती है, धीरे धीरे ये क्या होती है, इवेपोरेट होती है, इसलिए खत्म होती है, पानी में डिसॉल्व होकर खत्म नहीं होती है। तो ये वाटर में सॉल्युबल नहीं है। वहीं ये बेंजीन में हाईली सॉल्युबल है, क्योंकि बेंजीन कैसा है, बेंजीन एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। अगर मैं बेंजीन की जगह एसीटोन लूं या मैं ईथर लूं तो भी ये उसमें हाईली सॉल्युबल रहेगा। तो इस तरह से लाइक डिसॉल्व लाइक यहाँ पे काम करेगा।
तो अब हम मूव करते हैं अगले पार्ट पे, और वो पार्ट है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इनटू द लिक्विड। ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंटली समझना है। Yesterday we have discussed about the solubility of solid into the liquid, and we have also discussed that solubility dissolution are of two types. It is dissolution are of two types. It is endothermic और दूसरा जो था वो था एक्सोथर्मिक। तो जब डिसोल्यूशन एंडोथर्मिक होगा तो उसका टेम्परेचर, उसके ऊपर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा, और एंडोथर्मिक होगा तो क्या इफेक्ट होगा, ये हम अलग अलग पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो हमारा फर्स्ट पार्ट है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन डिसोल्यूशन में लिखना चाहिए ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड, और ये प्रोसेस कौन सी है, एक्सोथर्मिक। अब हम जानते हैं कि जो डिसोल्यूशन की प्रोसेस है वो रिवर्सिबल डायरेक्शन में चलती है। कल भी हमने डिस्कस किया था। हम क्या लेते हैं यहाँ पे, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, और ये जो प्रोसेस होगी ये होगी रिवर्सिबल। फॉरवर्ड डायरेक्शन में डिसोल्यूशन हो रहा है और बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रेसिपिटेशन हो रहा है। देखो कई बुक्स में प्रेसिपिटेशन की जगह क्रिस्टलाइजेशन यूज किया है। दैट इज रॉन्ग वर्ड। क्यों रॉन्ग वर्ड है, क्योंकि प्रेसिपिटेशन और क्रिस्टलाइजेशन दोनों अलग चीजें हैं। प्रेसिपिटेशन से एक स्टेप आगे जाना पड़ता है तब क्रिस्टलाइजेशन पे हम पहुंचते हैं, उसके लिए हमें एक प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है। तो हम यहाँ पे क्रिस्टलाइजेशन नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे प्रेसिपिटेशन होना, क्योंकि प्रेसिपिटेशन होना मतलब सॉल्यूशन से वापस से सॉलिड स्टेट में अपीयर हो जाना। तो ये होगा प्रेसिपिटेशन, और यहां से क्या बनेगा, सॉल्यूशन। अब ये प्रोसेस चल रही है, ये दोनों डायरेक्शन में चल रही है। मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ इसको, आप मेरे प्रीवियस लेक्चर में देखेंगे, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब यदि मान लो ये इक्विलिब्रियम पे आ जाती है, एट इक्विलिब्रियम पर क्या होता है, इक्विलिब्रियम पर इसमें प्रोसेस में एट कांस्टेंट टेम्परेचर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉलिड डिसॉल्व हो जाता है, सॉलिड डिसॉल्व्ड। और यही इसका ही अमाउंट क्या कहलाता है, उस पर्टिकुलर सॉल्ट का पर्टिकुलर सॉल्वेंट में सॉल्युबिलिटी कहलाता है। अब हमें ये पढ़ना है कि जब वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन चुका है, इक्विलिब्रियम पर आ गया है, अब मैं अगर इसका टेम्परेचर बढ़ा दूं तो इक्विलिब्रियम पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी? अगर सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी तो प्रोसेस किधर जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, अभी कांस्टेंट हो चुकी है। और यदि सॉल्युबिलिटी कम होगी तो प्रोसेस किधर जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन पे जाएगी। ये सारी चीजें का पता हमको कौन से लॉ से लगता है, आप 11th क्लास में इक्विलिब्रियम का चैप्टर पढ़ के आते हैं, वहां पे आप पढ़ के आते हैं ली शैटेलियर प्रिंसिपल। ली शैटेलियर सर ने जो स्टेटमेंट दिया था, मैं पहले वो लिखती हूँ, उसके बाद आपको एक्सप्लेन करती हूँ। तो जो ली शैटेलियर सर थे, उन्होंने क्या बोला था, इफ, तो ली शैटेलियर सर ने क्या बोला था कि एनी सिस्टम at which is at equilibrium subjected to change क्या क्या कर सकते हैं, देखो जनरल फॉर्मेट में लिखूंगी तो जनरल फॉर्मेट में क्या क्या चेंज कर सकते हैं, सब्जेक्टेड टू चेंज ऑफ
कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के हो सकते हैं। प्रेशर, अगर गैसियस स्टेट में रिएक्शन हो रही है या डिसोल्यूशन हो रहा है तो प्रेशर का भी इफेक्ट होगा। प्रेशर, टेम्परेचर, और जब यदि गैसियस स्टेट में हो रही है तो वहां पे अगर हम इनर्ट सब्सटेंस को मिला दें तो उसका भी होगा। तो एडिशन ऑफ इनर्ट सब्सटेंस, इन सब, ये ली शैटेले सर का स्टेटमेंट है कि जब कोई सिस्टम है इक्विलिब्रियम पर है और उस पर हमने कोई चेंज कर दिया, कोई भी टाइप का चेंज कर दिया, ये चारों टाइप के लिख दिए है मैंने, देन द सिस्टम टेंड टू मूव, सिस्टम मूव करने की कोशिश करता है इन द डायरेक्शन वेयर, उस डायरेक्शन में जहां पर चेंज कैन बी अंडू, जो हमने चेंज किया है वो अंडू हो सके। अब हम यहाँ पे टेम्परेचर को इंक्रीज करके देखते हैं। प्रोसेस कौन सी है? एक्सोथर्मिक है। अगर मैं चेंज करूंगी, टेम्परेचर को बढ़ाऊंगी ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, व्हाट हैपन, ये समझना है हमको। टेम्परेचर, ये जो प्रोसेस हो रही है ये एक्सोथर्मिक है। इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ है? एनर्जी रिलीज हुई है। एनर्जी रिलीज हुई है मतलब क्या हुआ है? टेम्परेचर इंक्रीज हो गया है। टेम्परेचर इंक्रीज्ड क्यों लिखा है? क्योंकि बढ़ चुका है वो, क्योंकि बढ़ चुका है। अब हम क्या कर रहे हैं? टेम्परेचर और बढ़ा रहे हैं। कब बढ़ा रहे हैं? जब ये प्रोसेस स्टॉप हो गई है, ये कांस्टेंट हो गई है सारी चीजें, तब हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। अब क्या हो रहा है? अगर ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी तो क्या होगा? टेम्परेचर और बढ़ेगा क्योंकि एनर्जी और रिलीज होगी। तो हमारा सिस्टम क्या करेगा? हमारा सिस्टम कोशिश करेगा कि जो हमने टेम्परेचर को बढ़ाया है वो कम हो जाए। कम कब होगा? जब ये रिएक्शन, ये प्रोसेस क्या होगी? हमारा जो प्रोसेस है वो कहां जाएगा? प्रोसेस मूव टूवर्ड्स बैकवर्ड डायरेक्शन टू undo the increase of temperature. It means solubility decreases, क्योंकि बैकवर्ड साइड में जब रिएक्शन जारी है तो बैकवर्ड साइड में क्या हो रहा है? रेट ऑफ, because rate of precipitation is greater than rate of dissolution. तो यदि डिसोल्यूशन की प्रोसेस एक्सोथर्मिक है तो हमारी प्रोसेस बैकवर्ड साइड में चली जाएगी अगर हम इक्विलिब्रियम पर टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो। अब ये एग्जाम्पल कौन से हैं? कंपाउंड एग्जाम्पल है एडिशन ऑफ NaOH into the वाटर में जब हम NaOH को डिसॉल्व करते हैं तो वाटर गर्म हो जाता है। हम लैब में सॉल्यूशन बनाते हैं NaOH का और ये हम देख सकते हैं, उसको हाथ से टच करके भी देख सकते हैं। तो जब हम NaOH को वाटर में ऐड करेंगे तो ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं जैसे लिथियम कार्बोनेट, ये भी एक ऐसा कंपाउंड है जिसको हम डिसॉल्व करेंगे तो एनर्जी रिलीज होगी, मतलब सॉल्यूशन गर्म हो जाएगा। इसके बाद में हम और भी एग्जांपल ले सकते हैं Na2CO3.H2O, सोडियम सल्फेट है, सॉरी, Na2SO4.H2O, ये एक हाइड्रेटेड सॉल्ट है और इसमें मोनोहाइड्रेटेड सॉल्ट है, इसमें भी यही प्रोसेस होती है। तो यहाँ पे हम कुछ एग्जाम्पल भी
देख सकते हैं। अब हम मूव करते हैं हमारे सेकेंड पार्ट की तरफ। क्या? जब प्रोसेस कैसी हो? एंडोथर्मिक हो। ये प्रोसेस का मैं एग्जाम्पल पहले ही लिख देती हूँ। जब हम शुगर को वाटर में डिसॉल्व करते हैं, शुगर को वाटर में डिसॉल्व करते हैं, तो ये प्रोसेस होती है एंडोथर्मिक। और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, डिसोल्यूशन ऑफ NaCl, डिसोल्यूशन ऑफ KCl, डिसोल्यूशन ऑफ KNO3, डिसोल्यूशन ऑफ अमोनियम नाइट्रेट। ये सब एग्जाम्पल है एंडोथर्मिक का, क्योंकि जब हम इनको वाटर में सॉल्युबल करते हैं तो सॉल्यूशन कूल हो जाता है, ठंडा हो जाता है। तो इसका मतलब ये किसका एग्जाम्पल है? एंडोथर्मिक डिसोल्यूशन का एग्जाम्पल है। अब मैंने यहां से वापस से वही प्रोसेस स्टार्ट करी, सिस्टम आ गया इक्विलिब्रियम पर। तो एट इक्विलिब्रियम you get saturated solution। अब इस सॉल्यूशन में आप और सॉलिड को डिसॉल्व नहीं कर सकते, वही आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है। अब यदि मैं क्या करूं, इसमें टेम्परेचर को चेंज करूं, तो ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर क्या होगा? टेम्परेचर ये जो इक्विलिब्रियम का है किधर की साइड शिफ्ट करेगा, ये पता करना है। ये डिसोल्यूशन की प्रोसेस जो है एंडोथर्मिक है, मतलब इधर क्या हो रहा है? इधर क्या हो रहा है? एनर्जी गेन हो रही है, एनर्जी एब्जॉर्ब्ड। और एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है तो टेम्परेचर क्या हो रहा है? टेम्परेचर कम हो रहा है। तो यहाँ पे लेसन द टेम्परेचर हो रहा है कम, या हम इसको ऐसा बोलते, डिक्रीजेस द टेम्परेचर, यहां टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। अब मैं इस प्रोसेस पर टेम्परेचर को इंक्रीज करूंगी, तो ये जो प्रोसेस है उस डायरेक्शन में मूव करेगी जिधर इसका टेम्परेचर कम हो जाए। टेम्परेचर कम किधर हो रहा है? राइट साइड में कम हो रहा है। इसका मतलब ये जो इक्विलिब्रियम शिफ्ट करेगा वो करेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर द इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन to undo the increase in temperature, या डायरेक्शन टू डिक्रीज द टेम्परेचर। ये मैंने ली शटलियर प्रिंसिपल के पर्सपेक्टिव पे लिखा है, और यहाँ पे हम ऐसा भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा? हमारा इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, इट मींस सॉल्यूट और डिसॉल्व हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा? देयरफॉर solubility of solid increases। इस तरह से टेम्परेचर का इफेक्ट एक्सोथर्मिक डिसोल्यूशन और एंडोथर्मिक डिसोल्यूशन पे अलग अलग तरह से होता है। यहां से क्वेश्चन जरूर आता है, इस पार्ट को अच्छे से प्रिपेयर करना है। एक बार में समझ ना आए तो वीडियो को रिवाइंड करके फिर से देखें, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। 2-3 बार जब आप देख लेंगे तो आपको कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इनटू द लिक्विड।